नमस्कार, मैं हूं गरिमा वाजपेयी और आप देख रहे हैं के न्यूज का खास कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में। आज हम बात करेंगे साल दर साल सड़कें बदहाल को लेकर। स्मार्ट सिटी देहरादून। वाकई देहरादून की जनता की आंखों में सजने वाले ख्वाब उस वक्त ओझल हो जाते हैं जब जनता के सामने अधूरे पड़े कामों के चलते धूल मिट्टी और गड्ढों के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता। भले ही देहरादून स्मार्ट सिटी को कितने ही अवार्ड मिल गए हों, लेकिन बदहाल सड़कों पर हिचकोले खाती जनता की परेशानी जस की तस बनी हुई है। चुनाव से पहले बड़े दिग्गज नेताओं ने इन सड़कों पर उतरकर ही प्रचार किया और हालातों को अपनी आंखों से भी देखा था, लेकिन निर्माण कार्य की गाड़ी धीमी गति से चल रही है और इसमें तेजी नहीं आ रही है। देहरादून की जनता के जिंदगी की रफ्तार भी ऐसे ही धीमी हो गई है। किसी को लेकर आज इसी को लेकर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर में कछुआ गति से चल रहे कार्यों से सड़कों का बुरा हाल है। शहर की कई सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बने हैं। इसके चलते आए दिन इन सड़कों पर वाहन हादसे होते हैं। इतना ही नहीं, इन खस्ता हाल सड़कों की वजह से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के बीच राजधानी दून की छवि खराब हो रही है। शहर की कुछ अहम जगह जैसे घड़ी चौक, कारगी चौक, पटेल नगर, ISBT प्रिंस चौक और दर्शन लाल चौक, यह शायद वह जगह है जो कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि यहाँ की सड़कों का बुरा हाल है। कहीं पर गड्ढे हैं तो कहीं पर सड़क चौड़ीकरण नहीं है। जैसे कि बात की जाए प्रिंस चौक से रिस्पना पुल तक की, तो कई जगह सड़क जर्जर हो गई है और छोटे छोटे गड्ढे हैं। वहीं अगर बात करें महाराज अग्रसेन चौक से दर्शन लाल चौक तक, तो सड़क के एक हिस्से में सीवर लाइन बिछाने के बाद टूटी सड़क की मरम्मत नहीं हो पाने से आए दिन हादसे होते हैं। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत इन योजनाओं पर होगा खर्च। ICCC के लिए 294.41 करोड़ रुपए का बजट है। ग्रीन बिल्डिंग के लिए 204.46 करोड़ रुपए का बजट। सीवर लाइन पर 30.30 करोड़ का बजट। वाटर ATM पर 1.98 करोड़ रुपए का खर्च। पेयजल आपूर्ति के लिए 26.92 करोड़ रुपए का खर्च। स्मार्ट टॉयलेट के लिए 1.81 करोड़ रुपए का बजट। स्मार्ट स्कूल के लिए 5.92 करोड़ रुपए का बजट। इलेक्ट्रिक बस के लिए 92.60 करोड़ रुपए का बजट। ड्रेनेज के लिए 17.35 करोड़ रुपए का बजट। देखिए, स्मार्ट सिटी के काम में वास्तव में जिस गति से काम होना चाहिए था और जो दिखाई देना चाहिए था, हालांकि हमारे अधिकारी अवार्ड भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन धरातल पे जो है ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस संबंध में CO जो यहाँ के हैं राजेश कुमार से हमारी बातचीत हुई है। मैं देख रहा था कल इन्होंने अपने अधिकारियों की बैठक ली है, उसके परिणाम सामने आएंगे और शीघ्र ही हमने कहा है कि टाइम बाउंड बनाकर 1 महीने के अंदर सारे, क्योंकि पूरा टूरिस्ट जो है मसूरी जो जाता है देहरादून होकर जाता है, जो 4 धाम के लिए जाता है यहाँ पर होकर जाता है, 1 महीने के अंदर सारी व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, ऐसा निश्चित हमने किया। देहरादून की VIP सड़क माने जाने वाली गड़ी चौक से कैंट कार्यालय तक सबसे ज्यादा गड्ढे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन सड़कों पर 70 जगह गड्ढे हैं। यहाँ बरसात में समस्या और बढ़ जाती है जब यहाँ पर पानी भर जाता है और ये पहचानना मुश्किल होता है कि सड़क कहाँ है और कहाँ गड्ढे। शहर तो क्या, थोड़ी दूर के इलाकों का आलम यह है कि कई जगह गड्ढे हैं तो कहीं सड़कें टूटी हैं। शहर के मुख्य जगहों का हाल ऐसा होने के बावजूद देहरादून की स्मार्ट सिटीज इंडिया अवार्ड्स 2022 में सेफ सिटी श्रेणी के तहत
देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड को पुरस्कृत किया गया है। जहां एक तरफ सरकार ये दावा कर रही है कि जल्द ही राजधानी की जनता का सपना स्मार्ट सिटी के रूप में पूरा होने वाला है, तो वहीं विपक्ष भी इस सपने को मुंगेरी लाल के सपने बताते हुए डबल इंजन की सरकार में जनता लाचार का तंज कस रहा है। मेरा अपना जो है गवर्नमेंट से एक अनुरोध है कि गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा ध्यान दे। धामी जी अब चूंकि दोबारा मुख्यमंत्री बन के आए हैं, तो थोड़ा सा प्लीज़ उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है दुकानदारों की तरफ से कि थोड़ा ध्यान दें। और व्यापारी जो है इतना परेशान हो रखे हैं, आप देखिए धूल मिट्टी गंदगी इतनी हो रखी है कि इसकी वजह से कुछ नहीं हो पा रहा। हाँ, बल्कि अभी हम थोड़ा 2-3 दिन पहले हम लोगों की एक मीटिंग भी थी मेयर साहब के साथ, हम लोग गए थे वहाँ पर स्मार्ट सिटी के ऑफिस में, तो वहाँ पर उन लोगों ने बताया था कि हाँ जी हम लोग जो है इस पे ऊपर ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए शायद उन्होंने जो है थोड़ा सा सड़कों को लीपा पोती करके थोड़ा सा सही तो किया, मगर फिर भी हम बहुत परेशान हैं। जैसे अब वो बिजली के बॉक्सों के लिए परेशानी हो रही है, सभी दुकानदारों के आगे कह रहे हैं कि बिजली के बॉक्स। तो प्लीज़ मेरी जो है गवर्नमेंट से अनुरोध है कि इसको जल्दी से जल्दी जो भी किया जाए, कम से कम व्यापारियों का ध्यान। ये जगह जगह गड्ढे हो रहे हैं, चलने फिरने में परेशानी हो रही है चलने, और ट्रैफिक बहुत हो रहा है, ट्रैफिक बहुत है। सरकार के नुमाइंदों से कहना चाहती हूँ, जरा अपने वातानुकूलित कार्यालयों से और आवासों से बाहर तो आकर देखिए कितना स्मार्ट सिटी बन गया है शहर। स्मार्ट सिटी का मतलब होता है स्मार्ट शौचालय होने चाहिए, लोगों के लिए सुविधाएं होनी चाहिए, स्ट्रीट लाइट्स होनी चाहिए, गड्ढे नहीं होने चाहिए सड़कों में। और आपने क्या कर रखा है, सड़कें चौड़ीकरण इसलिए कराई जाती हैं कि आवागमन में आसानी हो सके, ट्रांसपोर्टेशन में सहूलियत हो सके, लेकिन आपने जीना मुहाल कर रखा है। दिलाराम चौक से लेकर आपने घंटाघर, जो कि हार्ट ऑफ देहरादून है, आपने चौड़ी सड़क के 2 हिस्से करके आधी सड़क जो है बेच खाई है स्मार्ट पार्किंग के नाम पर। उससे कितनी दिक्कतें लोगों को हो रही है, यात्रियों को हो रही है, आए दिन यहाँ पर जाम की स्थिति बन रही है। तो मैं कहना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, एमडीडीए के सारे अधिकारियों से, आज मैं अखबार में पढ़ रही थी और मैं सरप्राइज रह गई, हतप्रभ रह गई कि कोई एमडीडीए में अधिकारी हैं, उनका बयान छपा है, वो कह रहे हैं कि मुझे संज्ञान ही नहीं है कि सड़क बेच खाई है। उनकी हम बात करें तो स्मार्ट सिटी, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन था कि स्मार्ट सिटी हर स्टेट में, तो हमारे यहाँ देहरादून में जब मैं बना तो आप जैसे मित्रों ने बहुत बार इसी बारे में सवाल उठाया, तो उसके बारे में सारी विस्तार से चर्चा की। मुझे लगता है कि अब हम लोग जो है इसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, और अधिकारियों को स्पष्ट तौर पे कहा गया कि वो अपनी इसमें बहुत बढ़िया ढंग से काम करें, अपनी कार्य संस्कृति में सुधार लाएं, ताकि हम इसमें कुछ रिजल्ट दे सकें। ये सारे बिंदुओं पर हम लोग बातचीत करें। गौरतलब है कि देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के काम को शुरू हुए 3 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, और इस दौरान बतौर स्मार्ट सिटी सीईओ के करीब 6 अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई। लेकिन अब तक जनता के सामने प्रशासन देहरादून को स्मार्ट सिटी की तस्वीर के रूप में नहीं उबार सका। हालांकि प्रयास लगातार जारी है। अब देखना यह होगा कि राज्य में बनी इस सरकार में मुख्यमंत्री धामी जनता को स्मार्ट सिटी की तस्वीर दिखा पाते हैं या नहीं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अभिषेक कुमार के साथ हिना आजमी की रिपोर्ट। तो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया गया, लेकिन अब तक वो सपना पूरा नहीं हो सका है। जनता के सामने अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ बदहाल सड़कें हैं जिन पर वो चलने को मजबूर है, और अब गति भी यहाँ पर रफ्तार के साथ साथ विकास की भी धीमी होती जा रही है। और आज उसी पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में कई मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ में अमरजीत जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। उनके साथ शुरुआत करते हैं, आगे भी और मेहमान जुड़ते जाएंगे, उनसे आपका स्वागत कराएंगे। अमरजीत जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अमरजीत जी, 3 साल बीते लेकिन काम पूरा नहीं हुआ, कई जगहों पर बदहाल सड़कें हम देख पा रहे हैं। क्या लगता है आपको, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, 3 साल में तो आपने देखा जो हो रहा है सो रहा है। 5 से 6 अधिकारी बदल दिए गए। उसके बाद अभी पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली में अधिकारी को बुला करके उनको इनाम दिया गया, पुरस्कृत किया गया कि जो देहरादून में स्मार्ट सिटी बन रही है और वो बेहतर स्मार्ट सिटी बन रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आया कि उनको पुरस्कार किस बात का दे दिया गया। आकर के मैं तो कह रहा हूं जो पुरस्कार देने वाले लोग हैं उनको देहरादून आना चाहिए, आकर के खुद यहाँ निरीक्षण करना चाहिए,
कि किस प्रकार से अमरजीत जी माफी के साथ आपको यहाँ पर रोकना चाहते हैं, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं तस्वीरें जहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनाएंगे। आयोजन होते हैं, उन महानुभावों की आत्मा भी अत्यंत प्रफुल्लित होती होगी जब इन बच्चों के इस उत्कृष्ट खेल के प्रदर्शन को स्वर्गीय केडी सिंह बाबू की आत्मा देख रही होगी तो अवश्य प्रफुल्लित हो रही होगी कि उन्होंने जो सोचा था उसको उनकी वर्तमान पीढ़ी किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी दुनिया को भारत की देन है। ओलंपिक में एक समय भारत का दबदबा था और जब मेजर ध्यानचंद या केडी सिंह बाबू इस हॉकी के कैप्टन के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए किसी भी ओलंपिक में या किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेते थे तो उस समय पूरी दुनिया उनके खेल के जादू को देखते हुए झूम उठती थी। और यही कारण है आजादी के बाद 1948 में ओलंपिक में और 1952 के ओलंपिक में भी भारत ने गोल्ड मेडल जीता था। 1952 का गोल्ड मेडल उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान स्वर्गीय केडी सिंह बाबू ही कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से हम सबको अपनी इन विभूतियों पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। भाइयों बहनों, यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष है। स्वर्गीय केडी सिंह बाबू का यह जन्म शताब्दी वर्ष भी है। 2 फरवरी 1922 को लखनऊ के ही बगल के जनपद बाराबंकी में उनका जन्म हुआ था। और जब हम शताब्दी वर्ष में इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं, विगत 2 वर्ष वैश्विक महामारी कोरोना से जूझते हुए व्यतीत हुई। उसका सामना करते हुए पूरी दुनिया की मानवता इसके खिलाफ जूझती हुई। तो आप योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जहां पर खेल टूर्नामेंट के आज आखिरी दिन के मौके पर कई अहम बातें कहते हुए वो नजर आए हैं। और अपने देवभूमि के दंगल में हम आज बदहाल सड़कों को लेकर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रोक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज बदहाल सड़कों को लेकर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ में कई और मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में संजीव वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नरेंद्र सेठी जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और अमरजीत जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ में पहले से ही जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत है। अमरजीत जी, आपसे मैंने सवाल किया था कि आपको क्या लगता है इन बदहाल सड़कों के लिए आखिर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात को पूरा करिए। जी, मैं कह रहा था अभी स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं उनको दिल्ली बुला करके पुरस्कृत किया गया, उनको इनाम दिया गया, अवार्ड दिया गया कि उत्तराखंड में जो देहरादून स्मार्ट सिटी बन रही है बहुत बढ़िया काम चल रहा है। मुझे लगता है उनको पुरस्कृत करने वाले जो अधिकारी हैं, जो शीर्ष के लोग हैं, उनको देहरादून आकर के एक बार यहाँ की जमीनी हकीकत को देख लेना चाहिए था, लोगों को मिल लेना चाहिए था। मात्र जो कि 2 किलोमीटर के दायरे में बन रही है, घंटा घर के दायरे में, उसका पिछले 3 साल से क्या हाल है
सड़कें कहाँ हैं, गड्ढे कहाँ हैं, यही देखने को जो है ना तरस जाता आदमी, सड़क किधर है। और तमाम जो खड्डे हैं आए दिन आप देखिए, वहां बड़े बुजुर्ग महिलाएं उन खड्डों में गिरे हुए पाए जाते हैं, कोई अस्पताल भर्ती हो जाता, किसी की टांग टूट गई, किसी का गाड़ी का नुकसान हो गया। ये लगातार ये काम होता आ रहा है। आप ये देखिए, उससे बेहतर मुझे लगता है कि 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, ये योजना तो तभी लेकर के आए थे, ये तो हम ही ने तभी करा था। बाईपास हमने बनवाए, फुटपाथ हमने बनाए, सड़कों का चौड़ीकरण हमने किया, ये सब चीजें हमने पहले ही करी। इन्होंने आकर केवल उसका नाम बदलने का काम किया, स्मार्ट सिटी। अब स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता कितनी बदहाल है, कितनी परेशानियां हैं, आप वहां के दुकानदारों से पूछिए। और मैं देख रहा था कि आपने अभी एक दो इंटरव्यू भी लिया आपने दुकानदारों के, आप जाकर के पूछिए जनता कितनी बदहाल है। और इसमें कुछ नहीं है, जो पैसा आया है 1400-1500 करोड़ रुपया, उसकी केवल और केवल बंदर बांट हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। जिला अधिकारी जो है किसी और पर आरोप लगाते हैं, नेताओं से पूछो तो जिला अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। ये स्थिति है आज देहरादून की। ठीक, यानी एक दूसरे पर आरोप मढ़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। संजीव जी, आप जवाब दीजिए। स्मार्ट सिटी की बड़ी बड़ी बातें तो हो गई, लेकिन आखिर नजर कहां आ रहा है स्मार्ट सिटी? संजीव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, अनम्यूट करें आप। आवाज मिल रही है मेरी? जी संजीव जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात पूरी करिए आप। ठीक, देखिए मेरा कहना है कि 482 रैंक थी और अपग्रेडेशन में, और आज हमारे देहरादून की जो रैंक है वो 82 है। तो बेशक हमने उन्नति करी है। आज आप देखिएगा गांधी पार्क में रबड़ की सड़कें हैं वॉकिंग ट्रैक के रूप में, ये है स्मार्ट सिटी। ओपन जिम है, ये है स्मार्ट सिटी। वॉकिंग ट्रैक बने हुए हैं, ये है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट वॉशरूम्स है स्मार्ट सिटी, और आरओ और मिनरल वाटर के वाटर एटीएम है, ये है स्मार्ट सिटी। और जिसमें गर्मियों में भी सर्दी का एहसास मिलता है। और रोड में जो नया ट्रैफिक सिस्टम बना है, ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम, ये है स्मार्ट सिटी। और जिस प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम की एक बहुत बड़ी समस्या वर्षों से देहरादून में थी, जहां आप देखिएगा गांधी रोड और रायपुर रोड लगातार 4-5 फीट वहां पे पानी जमा हो जाया करता था। जब से स्मार्ट सिटी का काम आरंभ हुआ है, सड़कें कितनी भारी से भारी बरसात हो जाए, पूरी तरह से सड़कें वर्षा जल से रहित रहती हैं। संजीव जी, मुझे लगता है आप लंबे वक्त से आपने सड़क मार्ग से यातायात जो है वो किया नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम जिन सड़कों को अपने दर्शकों को दिखा रहे थे वो तो कुछ और बयान कर रही थी। आप कह रहे हैं ट्रैफिक की व्यवस्था है, लेकिन ट्रैफक की व्यवस्था तो तब कारगर होगी ना जब इंसान सड़कों पर ठीक से चल पाएगा। गड्ढों में सड़क है या सड़क पर गड्ढे, यही स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पहले आप मेरी बात सुनिए। हाँ मैडम, मेरी बात सुनिएगा, मेरे को अभी पूरी बात अपनी करने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी करिए। देखिए, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, काम पूरी तरह से गतिमान है। हाँ, जिस तरह से तमाम सड़कों के किनारे जो हमने डक्स बनाई हैं, जिसमें बिजली की, पानी की, इंटरनेट की, टेलीफोन की जो जितनी भी वायर्स होती हैं वो निकलेंगी, वो पूरे विदेशी सिस्टम के आधार पे ये सब कुछ बनाया गया है। और ये इस करके बनाया गया है, पहले ये होता था आज सड़क बनी और 2 दिन 4 दिन और 10 दिन बाद फिर वो गेती फावड़ा लेके आ जाते थे और सड़कों को तोड़ फोड़ के बाधित कर देते थे। इससे आने वाले 20 सालों तक जो सड़कें हैं वो नहीं टूटेंगी और एक इंटरनेशनल स्तर की हम सड़कें बनाने जा रहे हैं। हाँ, सारा जो काम चल रहा है उसमें जो सड़कों का निर्माण है वो लास्ट लेवल पे एक तरह से बनता है, क्योंकि आज हमने सड़क बना दी, कल को हमको फिर दोबारा से सीवर के लिए दोबारा से खुदाई उदाई करनी पड़ी, तो उससे क्या होगा कि बार बार सड़क बनाएंगे फिर तोड़नी पड़ेगी।
तो अभी सीवर का जो काम लगभग 90% पूर्ण कर लिया गया है और अब जो फाइनल टच देना है वो केवल सड़कों को बनाने का है। और जिस दिन ये तमाम सड़कें बन जाएंगी, एक भव्य स्वरूप देहरादून की स्मार्ट सिटी का होगा। आज आप देखिएगा हर जगह चमचमाती हुई देहरादून आपको दिखाई देगा, हर जगह एलईडी लाइट से। और सड़कें तो मुख्य मार्ग की बात छोड़ दीजिए, आज हर गली चमचमा रही है। ये है स्मार्ट सिटी। और संजीव जी, आप पूरा कर लीजिए, अगर मैं फिर बोलूंगी तो आप कहेंगे कि आप मुझे बोलने नहीं दे रही हैं। ना विकास इन्हें देखने की आदत है, ये हर चीज में झूठ बोलते हैं। हर बात के लिए विपक्षियों को संजीव जी जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कई बार जनता की बाइट्स भी आपको सुननी चाहिए। आपसे जब मैंने चर्चा शुरू की ना, इससे पहले मैंने एक बेहतरीन रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई है और काम धरातल पर दिख रहा है। संजीव जी, आपसे जब मैंने चर्चा शुरू की, प्रश्न किया, उससे पहले एक बेहतरीन रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाई है, जहां पर बदहाल सड़कों की खूब तस्वीर हमने उनको दिखाई है। और आप कह रहे हैं कि चमचमाती हुई सड़कें नजर आ रही हैं। ठीक है, आपका ये प्लान है कि हम एक लंबे दृष्टिकोण के साथ में सड़क का निर्माण कर रहे हैं। गरिमा जी, मैंने कहा सीवर का हमारा काम 90% पूर्ण कर लिया गया है। इस समय कुछ सड़कें इस प्रकार की हैं जहां पर अभी सीवर का काम लगभग पूरा किया गया है, तो उन जगहों की कुछ सड़कें अभी टूटी हुई हैं। ठीक है संजीव जी, उनके ऊपर भी बहुत तेजी के साथ हमारा काम चल रहा है। जैसे हमारा सीवर का काम कंप्लीट होएगा तो मैं सोचता हूं जितनी बेस्ट क्वालिटी की सड़कें देहरादून की, प्रत्येक सड़कें एक वर्ल्ड क्लास का जो हमारा एक पैमाना है, वैसे सड़कें हम देने जा रहे हैं। थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। और ठीक है संजीव जी, हम समझ गए कि आप कह रहे हैं कि अभी हमने थोड़ा सा एक प्रॉपर रोड मैप बनाया है जिसमें हम सब तरह से काम करना चाहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लेकिन कम से कम ये तो अभी नहीं कहा जा सकता ना कि हर एक गली चमक रही है देहरादून की, क्योंकि हमने देखा खुद रिपोर्ट में आपसे कुछ मिनटों पहले ही, तो ऐसे में इस तरह की बातें नहीं शोभा देती। नरेंद्र जी भी हमारे साथ में बने हुए। नरेंद्र जी, आप बताइए, अभी सुन रहे थे आप और मुस्कुरा भी रहे थे जब वो कह रहे थे कि बेहतरीन सड़कें, चमचमाती हुई गलियां देहरादून की नजर आ रही। आपको क्या लगता है कमी कहां पर है? गरिमा जी, मैंने लाइट की बात करी, मैंने लाइट की बात करी है। मैंने कहा लाइटों से, एलईडी से चमचमाती हुई सड़कें हैं और चमचमाती हुई गलियां हैं। मैंने ये बोला, मैंने आपको पहले ही बोला है कि सीवर की वजह से कुछ सड़कें अभी टूटी हुई हैं। इस चीज को हम स्वीकार कर रहे हैं और बहुत जल्दी उन सारी सड़कों को पूरी अच्छे से ठीक है। अभी संजीव जी आपके पास वापस लौटेंगे। नरेंद्र जी का जवाब जानते हैं। नरेंद्र जी बताइए। गरिमा जी, देखिए, स्मार्ट सिटी का अपने आप स्वतः स्पष्ट है उसका अर्थ कि शहर किस तरीके से सुंदर हो और स्वच्छ हो। ये अपने लोगों में ही बोल रहा है। इस वाक्य को हमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ना जाने क्यों मुझे लगता है कि शायद यहाँ के जो नियोजनकर्ता हैं इस शहर के, इस प्रदेश के और इस राजधानी के, उनको कब सुध आएगी मुझे नहीं मालूम। क्योंकि इंदौर एक ऐसा शहर है गरिमा कि वहां पे आप देखेंगे तो वो तीसरी चौथी बार वो पहले स्वच्छता में पहले नंबर पर रहा है। क्या कारण है? मुझे तो इतना ही कहना है कि यहाँ के जो विकास से जुड़े और नियोजन से जुड़े जो अधिकारी हैं, जो यहाँ नियोजन करता हैं, उनको एक सप्ताह या 15 दिन जाकर इंदौर में रहना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए कि किस तरीके से आपने अपने शहर को लगातार चौथी बार पहले पायदान पे रखा हुआ है। और क्या कारण है? जागरूकता की दृष्टि से देखा जाए तो क्या यहाँ साक्षरता दर कम नहीं है देहरादून में? लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को प्रबोधित क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक शहर को स्वच्छ शहर के रूप में और नियोजित शहर बनाने में जो प्रशासन का जो दायित्व है उसको निभा सकें। अब जब स्मार्ट सिटी बना तो बनने की कवायद स्टार्ट हुई जब ये 2 साल 3 साल पहले, तो उसमें आपको मैं बता दूं कि सीवर की लाइन डलनी है, केबल डलने हैं और पानी की लाइन डलनी है, तो ये सब एक साथ होना चाहिए था। हमने अपने शहर के 4 किलोमीटर के दायरे में देखा कि सड़कों को 6 बार 5 बार खोदा गया। एक बार बना के फिर खोदा गया, फिर बना के फिर खोदा गया।
तो ये आपसी सामंजस्य की कमी है। सरकार इस तरीके से अधिकारियों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाई कि वो जितना, एक तो समय की बर्बादी, लेबर की बर्बादी, पैसे की बर्बादी और राजस्व की बर्बादी, उस समय सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार चाहती तो कोरोना के समय, जिस समय लॉकडाउन था, जब ये प्रोजेक्ट आ चुका था, बिल्कुल फाइनल अवार्ड हो चुका था, उस समय जो मजदूरों के पास खाने का संकट था, उनको मजदूरी देकर इस योजना को पंख लगाए जा सकते थे, गति दी जा सकती थी और सड़कों पर ट्रैफिक भी नहीं था और बहुत तेजी से काम होता। सरकार ने लेकिन वो मौका चूक दिया। अभी भी सरकार के पास, सरकार चाहे, जिसे कहते हैं इच्छा शक्ति होती है गरिमा, तो उसको वो क्या कर सकते हैं कि रात्रि के समय, जिस समय 11-12 बजे ट्रैफिक बंद हो जाता है, सुबह 4-5 बजे तक, उस समय को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। लेकिन इच्छा शक्ति चाहिए। अगर इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति केवल आपकी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में लगी हुई है, तो फिर इस राज्य को, इस प्रदेश को या इस राजधानी को स्मार्ट राजधानी या स्मार्ट सिटी बनाने की हम कहां पे सपने को साकार कर पाएंगे। ठीक है नरेंद्र जी, आपको नजर आता है कहीं पर स्मार्ट सिटी? क्योंकि स्मार्ट सिटी की बड़ी बात, एक बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड को स्मार्ट सिटी बनाना, और क्या कहीं पर भी स्मार्ट सिटी की झलक देखने को मिल पा रही है उत्तराखंड में? मुझे नहीं मालूम आपने मेरे से सवाल ये क्यों पूछा कि स्मार्ट सिटी नजर आता है। मैं निवासी भी यहीं का हूं। और मैं कैसे कह दूं कि ये स्मार्ट नहीं है, क्योंकि जो दर्शक देख रहे होंगे वो मुझे कहेंगे कि तुम कितने नाशुक्र इंसान हो, जिस शहर में रहते हो उसी को स्मार्ट नहीं कह रहे हो। नहीं, हम चाहते हैं कि देहरादून या उत्तराखंड स्मार्ट सिटी बने, लेकिन नरेंद्र जी, अभी संजीव जी कह रहे थे कि गलियां लाइटों से, एलईडी से, उन्होंने कहा कि मैं एलईडी की बात कर रहा हूं, सड़कों की बात नहीं कर रहा। तो क्योंकि पर्यटन यहाँ पर बहुत ज्यादा है, उत्तराखंड में पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं उस लिहाज से भी अगर देखा जाए तो उत्तराखंड की साख बरकरार रहे, उत्तराखंड का स्मार्ट होना बेहद जरूरी है। तो सिर्फ बातें हो रही हैं या एक्चुअल में स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है उत्तराखंड? बिल्कुल मेरी बात कही गरिमा, जो पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं, हाँ। बिल्कुल आपने सही बात कही। पर्यटक जो पहुंचते हैं तो उनको जो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, उनके सामने जहन में उनके जो एक तस्वीर जाती है, बाहर से कोई भी व्यक्ति आया, आप कहीं जाएंगे, कोई टूर प्लान करेंगे, आप मुंबई जाएं या कलकत्ता जाएं या गोवा जाएं, तो आपको वहां जाम मिलेगा, तो आप दोबारा नहीं जाएंगे उस शहर में। तो हम पर्यटन को तो प्रभावित कर ही रहे हैं, और उसके साथ में इस राजधानी की एक ऐसी छवि बना रहे हैं कि आने वाले समय में जो पर्यटकों की जो रुझान है, जो होना चाहिए, वो एक बार दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो वो एक बार दोबारा आने के लिए कई बार सोचेंगे कि हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो इसको युद्ध स्तर पर लेना चाहिए। मैं आपको बताऊं, शिमला में जो रिज है, जहां जो माल रोड है, रिज के नीचे पूरा वाटर टैंक है, जो पूरे शिमला को पानी की सप्लाई होती है, और रिज के ऊपर जो एक बहुत बड़ा माल रोड है, उसके ऊपर सिवाय गवर्नर की गाड़ी की और मुख्यमंत्री की गाड़ी के और एम्बुलेंस के अलावा कोई ट्रैफिक अलाउड नहीं है। तो यहाँ इच्छा शक्ति चाहिए। यहाँ गवर्नर भी बैठते हैं, मुख्यमंत्री भी बैठते हैं और पूरी मंत्रियों की फौज है, लेकिन अगर वो इस तरीके का निर्णय नहीं ले पा रहे कि हमें इस बॉटलनेक को दूर करने के लिए, हमें शहर के बीच में एक सुंदरता कायम करने के लिए हमें ट्रैफिक के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि ये दोष तो केवल देखा जाए तो जो इस पूरे नियोजन को गति दे रहे हैं, अमली जामा पहना रहे हैं, उन्हीं का है। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं कमी तो जरूर है, ताकि उत्तराखंड, इसी वजह से जो उत्तराखंड के लोगों की रफ्तार है वो धीमी हो चुकी है और विकास की भी रफ्तार सड़कों पर धीमी ही नजर आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता, और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक, मैं लेकर जाऊंगा आपको
हर मुद्दों की तय। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आपको देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, अभिवादन आपका। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और साल दर साल सड़कें बदहाल को लेकर आज हम विस्तार से बात करें। कई मेहमान भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अमरजीत जी के साथ में शुरुआत करते हैं। अमरजीत जी, अभी आपने सुना नरेंद्र जी यहाँ पर कह रहे थे कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी किया जा सकता है, और मुझे लगता है बिल्कुल ठीक बात है ये कि अगर वो चाहें तो कहीं ना कहीं एक एक करके सड़कों को प्लान किया जाए कि पहले इस सड़क का निर्माण होगा और फिर पूरा एक रोड मैप बनाएं ताकि जो आम जनमानस है उसको भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। अमरजीत जी, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या इच्छा शक्ति की कमी है? क्योंकि आप जब चार धाम की यात्रा की भी शुरुआत हो रही है तो कई ऐसे पर्यटक होते हैं जो चार धाम की यात्रा के साथ साथ अन्य जगहों पर भी पहुंचते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या नहीं जल्द से जल्द इस काम को कराना चाहिए? देखिए, सरकार की इच्छा शक्ति होती तो आज देहरादून का जो है रूप रंग अलग होता। इनकी इच्छा शक्ति ही नहीं है, केवल और केवल मैंने आपको जैसे पहले कहा, ये पैसों की बंदरबाट कैसे हो ये उसके लिए योजना बनाएगी। जितने काम ये गिनवा रहे थे अभी संजीव वर्मा जी, इतने काम तो ये स्मार्ट सिटी ना भी होती तो भी ये काम उत्तराखंड की राजधानी में होने थे, स्वाभाविक होने थे। इनमें अनोखा क्या है? और अभी जिस प्रकार से गुणगान कर रहे थे, मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि डीपीआर की रिपोर्ट पढ़ रहे थे संजीव वर्मा जी, जबकि काम हुआ कुछ नहीं है। हकीकत में काम जो हुआ है वो 25 से 30% काम ही हो पाया पिछले 3-4 सालों में, जो कि 2021 में खत्म होने था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, जब 70% काम अभी बाकी पड़ा है, वो काम कब पूरा होगा? तो क्यों नहीं करवाया? भाई यही तो कमी है। अरे सरकार, संजीव वर्मा जी, आपको मैंने हाँ, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, सुनोगे, सुन लो, आपका जवाब दे रहा हूँ। मैंने देखिए, जब मैंने आप शायद लेट आए, मैंने पहले भी गरिमा जी को बताया था, ये योजना 2012 की थी, कांग्रेस सरकार के दौरान ये योजना थी, जो कि हमने उत्तराखंड की राजधानी को बेहतर बनाना था। उसके बाद ठीक है, सरकार चली गई, उसके बाद जो आपकी सरकार आई, आपने इसको स्मार्ट सिटी का नाम दिया, और स्मार्ट सिटी के नाम पर आज प्रदेश का क्या हाल है, राजधानी का क्या हाल है, आप बेहतर जानते हैं। और अभी आप बात कर रहे थे सड़कों की और सीवर लाइन की, मैं बताऊं आपको, जरा पलटन बाजार का एक चक्कर लगा के आइए, और बरसातों में जो पानी निकलता है ना, वो सारा पानी निकल के दुकानों के अंदर जाता है, गंदा पानी अंदर जाता है। आपका महानगर का जो ऑफिस है देहरादून में, वहां के सामने जो चौराहे पर जाकर देखिएगा, आज भी सीवर लाइन में गंदा पानी चौराहे पर निकल रहा है, आपके महानगर दफ्तर के सामने। सुनिए, मैं आपको, और सुन लीजिए, देहरादून का हम लोग चक्कर लगाएंगे, सुन लीजिए, और संजीव वर्मा जी सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ आपको कोई सबूत चाहिए, कोई वीडियो चाहिए तो मेरे से मांग लेना, मैं आपको दे दूंगा। कोई सबूत चाहिए, वीडियो चाहिए, मैं आपको दे दूंगा। सुन लीजिए, भ्रम फैलाने का सुन लीजिए, काम है, विकास। मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, आपने तो डीपीआर की रिपोर्ट पढ़ दी, हकीकत तो आपने देखी नहीं। मेरे को लगता है कि आंखें बंद करके घूमते रहे आप लोग। संजीव जी, अभी विकास तो आपको करना है ना, सत्ता में आपकी पार्टी है। अभी कांग्रेस को कम से कम आप इस बात पर तो मत घेरिए ना। स्मार्ट सिटी नहीं बनने देना चाहते क्या आप? देखिए, हम तो बनने देना चाहते हैं ना, जिस प्रकार से हम तो कह रहे हैं अच्छा काम कीजिए, हम आपके साथ खड़े, लेकिन हकीकत से कोसों दूर है राजधानी। आने वाले 5 साल में ये काम पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। गरिमा जी इनसे पूछिएगा, ग्रीन बिल्डिंग बननी थी, उसका क्या हाल है? ग्रीन बिल्डिंग के नाम पर आज स्थिति ये है, ना तो सरकार को ये नहीं पता जमीन कौन सी, कहां ग्रीन सिटी बननी है,
ग्रीन बिल्डिंग बननी है, ये स्थिति है इनकी। और इनसे पूछिए शौचालय कहाँ है, तहसील में जाके शौचालय बना रहे, तीन बना रहे हैं शौचालय, जहाँ एक पहले से बना पड़ा है। केवल और केवल बंदर बांट, जैसे मैंने आपको कहा, जो टाइलें लग रही है फुटपाथों पे, जो शौचालय में आपको गिनाऊं, आप कह रहे कहां गुणवत्ता की हालत देख लीजिए, तमाम टाइलें टूट रही हैं। पार्क पे शौचालय है, डिस्पेंसरी रोड पे शौचालय है, और चक्रवाता रोड पे शौचालय है। एक तो सहारनपुर रिपोर्ट पढ़ना बंद कीजिए, जाके हकीकत को देखिए। आप देख लीजिए, सहारनपुर चौक का भी हाल देख लीजिए, तहसील चौक से प्रिंस होटल से राजपुर का भी हाल देख लीजिए, दिलाराम बाजार से घंटा घर तक का भी हाल देख लीजिए, क्या हाल कर रखा आपने। आप मेरे सुन लीजिए, आप सुन लीजिए संजीव वर्मा जी, बाद में बोल लेना, हमारी भी सुन लीजिए। अब मैंने आपकी पूरी बात सुनी, मैंने आपको जरा नहीं टोका। आप जहां की बात बता रहे हो, प्रिंस होटल से जरा तहसील होते हुए आइए, घंटाघर की तरफ हालत देख लीजिए, दिलाराम बाजार से घंटाघर की तरफ जाइए, हालत देख लीजिए, पलटन बाजार घंटाघर से लेकर पलटन बाजार की हालत देख लीजिए कि क्या हालत है। एक एक दुकानदार से मिल लीजिएगा, वो बताएगा क्या हालत है। सारा दिन मिट्टी गट्टा खाकर गुजारा कर रहे हैं बेचारे, उनके कपड़ों का बुरा हाल, उनके सामान का बुरा हाल हो रहा है वहां पर। और जरा से बरसात आने के बाद जितना गंदा पानी है वो दुकानों के अंदर घुस जाता है, ये स्थिति है वहां पर। मैं कह रहा हूं, अगर कोई आपको वीडियो चाहिए, फुटेज चाहिए, तो मैं भेज देता हूं। मुझे लगता है गरिमा जी ने रिपोर्ट बनाई थी, रिपोर्ट आप पहले दोबारा देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा क्या हालत है। अप्रोप्रिएट हो गया है। ये 1400 करोड़ में से 750 करोड़ रुपया कहाँ गया, इसका हिसाब जनता को देना पड़ेगा। आप खाका खींच के दिखा रहे हैं अमरजीत जी, ये खाका आप 2017 से पहले का दिखा रहे हैं। आज ड्रेनेज सिस्टम इस कदर बढ़िया हो गया है, पूरी सड़कें जल रहित हो गई हैं, पूरी सड़कें जल रहित हैं, पूरी सड़कों पे कहीं भी पानी रुकता नहीं है। और सुन लीजिए, स्मार्ट सिटी सुनिए, रुकता नहीं काम। मेरा निवास है रेस कोर्स में देहरादून में। आप कहते हैं कि अपने आप में बेहतरीन साफ सुथरी कॉलोनी है, जरा उस साफ सुथरी कॉलोनी का नजर मारने के लिए मेरे घर पे मैं आपको न्योता देता हूँ, चाय भी पिलाऊंगा और रेस कोर्स घुमा कर भी लाऊंगा, वहां की हालत जाके देख लीजिए। अगर रेस कोर्स का ये हाल है तो देहरादून के जो बाकी क्षेत्र हैं, जो बाकी कॉलोनियां, उनका क्या हाल होगा, जनता भी देख रही है और आप भी जाके देख लेना, जरा क्या पता लग जाएगा हकीकत क्या है। खाली टेलीविजन पे आकर के रिपोर्ट पढ़ देने से हकीकत भी बदल जाएगी। ठीक है, देखिए ये बात तो सच है कि कहीं ना कहीं कमियां जरूर रह गई संजीव जी, अभी भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, अगर आपकी ओर से योजनाएं बनाई भी गई हैं, काम शुरू हो गया है, लेकिन सवाल ये भी है ना कि आखिर इतने लंबे वक्त तक काम क्यों चलता रहता है। कहीं ना कहीं एक समन्वय, सामंजस्य बैठाना चाहिए ताकि आम जनमानस को भी इस तरह की समस्याएं ना हो। जी अमरजीत जी गरिमा जी, संजीव वर्मा जी को अपने पूर्व मेयर के चमोली जी का बयान सुन लेना चाहिए, खजानदास का बयान सुन लेना चाहिए, इनको पता लग जाएगा हकीकत क्या है। वो बता रहे, खुद परेशान है वो बेचारे, वो लोग ये कैसे झूठ बोल रहे हैं यहाँ टेलीविजन में बैठ के, दुखद बात है। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे अमरजीत जी। क्या कहना है आपका संजीव जी? गरिमा जी देखिए, मैंने कहा जिस समय अभी जो हमारे स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, एक मजबूत और एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग के लिए एक मजबूत आधारशिला का होना आवश्यक है, और उसी दिशा में हम लोग स्मार्ट सिटी का काम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी आज थोड़ी सी दिक्कत हो जाए, लेकिन अगर उस दिक्कत से हमारा भविष्य संवरता है और आने वाला समय पूरी तरह से ड्रेनेज सिस्टम हमारा प्रॉपर होता है, हमारा सीवर सिस्टम प्रॉपर होता है, हमारे जो सड़कें बन रही हैं, हाँ। वो आने वाले 20, 25, 30 सालों तक निर्बाध गति से चलती रहें, उनमें कहीं भी रोड कटिंग की एक कोई संभावना ना हो। संजीव जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके लिए ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हम भी यही चाहते हैं कि बार बार एक ही सड़क पर निर्माण कार्य ना हो, इससे भी समस्या होती है। लेकिन समस्या यहाँ पर यह है कि एक सड़क का काम शुरू हो जाता है, उसके बाद उसकी गति इतनी ज्यादा धीमी हो जाती है कि मतलब बिल्कुल ना के बराबर काम होता है। तो ऐसे में अगर काम टलेगा तो फिर काम पूरा कैसे हो पाएगा, और इसका सीधा खामियाजा जो है वो जनता को भुगतना पड़ता है। जनता परेशान यहाँ पर नजर आ रही ना। और स्मार्ट सिटी का मतलब अगर इस गति से काम होगा तो कैसे, फिर तो ये सामान्य सिटी ही नहीं बन पाएगा, तो स्मार्ट सिटी बनने में तो बहुत लंबा वक्त लगने वाला है। गरिमा जी देखिए, काम जो होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जो काम होता है, एक फिक्स टेन्योर हम लोग पहले ही उसका निश्चित कर देते हैं। लेकिन
लेकिन जिस प्रकार से पिछले 2 साल पूरे के पूरे कोरोना काल में हमारे बर्बाद हुए, क्योंकि कोरोना काल में जिस समय लॉकडाउन लगा हुआ था, सरकार की जो SOPs थी, जो गाइडलाइंस थी, तो उस समय सड़कों पर काम करने की किसी को उस समय इजाजत नहीं थी, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और उसके बाद जैसे जैसे थोड़ा सा उसके अंदर रिलैक्सेशन मिला, काम धीरे धीरे अपनी गति पकड़ने लगा। लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे सीवर का जो बहुत गहरे जो सीवर हैं, उनको एक बहुत प्रॉपर तरीके से और बहुत सावधानी के साथ बनाना पड़ता है, क्योंकि उसमें एक्सीडेंट्स की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। तो हमको जान माल की कोई किसी प्रकार की हानि ना हो, इस चीज का भी ध्यान रखना है, और काम प्रॉपर तरीके से होता रहे, इसका भी ध्यान करना है। और साथ ही साथ अभी जिस तरह से अभी चुनाव बीते हैं, और चुनाव के समय में जिस प्रकार से अधिसूचना लगी हुई थी, तो उससे भी कुछ काम प्रभावित हुए हैं। लेकिन मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं, अब जिस प्रकार से काम एक बहुत तेज गति पकड़ने वाला है, और बहुत शीघ्र से शीघ्र जो सबसे बड़ा एक यहाँ पर थोड़ा सा जिससे जनता को असुविधा हो रही है, वो केवल है जो सड़कें अभी खोदी गई थी कुछ लाइंस डालने के लिए, जिनमें बिजली की लाइंस डल रही थी और अंडरग्राउंड केबलिंग का काम हो रहा था, वो भी लगभग पूर्णता की ओर है, पूर्ण हो चुका है। और कुछ जगह थोड़ा बहुत काम शेष है, तो उसके ऊपर भी लगातार काम हो रहा है। और सड़कें जो है बहुत जल्दी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुत जल्दी से जल्दी सड़कें हमारी बनके पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी। और जिस प्रकार आज CM साहब ने एक अधिकारियों की एक बैठक ली, और उसमें उन्होंने कहा, क्योंकि टूरिज्म सीजन बिल्कुल सर पर है और 4 धाम यात्रा 3 मई से प्रारंभ होने जा रही है, तो उससे पहले उत्तराखंड भर की जितनी भी सड़कें हैं, वो पूरी की पूरी सड़कें बेहतर तरीके से, अगर कहीं टूटी हैं या उनमें कुछ भी काम शेष है, तो उसको पूरी तरह से प्रॉपर कर दिया जाए। इस तरह का उन्होंने BRO की, PWD की, स्मार्ट सिटी की, सभी विभागों की एक सामूहिक बैठक ली है, और उसमें सभी को एक निर्देश जारी किया है। ठीक है कि शीर्ष नेतृत्व जो है वो काम करने के लिए अग्रसर नजर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर जो धरातल पर काम है वो कब ज्यादा नजर आएगा, इस पर आके बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, कहीं बच जाएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक, मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार,
अभिवादन आपका, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूँ। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया में। सड़क से संसद तक होगा चिंतन, मैं करूंगा राजनीति का समुद्र मंथन। बात गांव की पंचायत से लेकर देश की सियासत तक मैं लेकर जाऊंगा आपको हर मुद्दों की तह। मैं उठाऊंगा आपकी आवाज, सरकार से करूंगा आपके सवाल। सरकार के दावों की होगी पलटा, मैं बताऊंगी आपको खबरों का आंखों देखा हाल। जनता के मुद्दों को उठाते हैं हम, हकीकत से रूबरू करवाते हैं हम। मैं करूंगी सबके हक और हुकूक की बात, खोलूंगी सियासत के नए नए राज। आपकी कसौटी पर उतरेंगे खरे, हम हैं खबरों के सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं साल दर साल सड़कें बदहाल को लेकर। बरसात में कई मेहमान भी लगातार बने हुए। नरेंद्र सेठी जी के साथ में शुरुआत करते। नरेंद्र जी, अभी आपने सुना कांग्रेस पार्टी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी, आपको नहीं लगता कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जाना चाहिए? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आए दिन कोई ना कोई हादसा होता रहता है, लोगों को इसका हर्जाना भरना पड़ता है और साथ ही साथ अब जब 4 धाम की यात्रा बिल्कुल सिर पर है, ऐसे में बहुत सारे पर्यटक एक साथ उत्तराखंड का रुख करने वाले हैं, तो ऐसे में जल्दबाजी में कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल्दी इस काम को निपटाना चाहिए, आपको लगता है? बिल्कुल गरिमा, देखिए 4 धाम यात्रा तो सीधी तौर पर देखा जाए तो देहरादून और ऋषिकेश इसके ऊपर बहुत सीधा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये प्रवेश द्वार हैं यहाँ के 4 धाम यात्रा के। और सबसे ज्यादा जो पर्यटकों का दबाव रहता है वो इन्हीं 2 बिंदुओं पर रहता है, जहां से कि पर्यटकों का आगमन होता है, चाहे वो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा की बाउंड्री से हो या उत्तर प्रदेश की सीमाओं से हो। तो जो वर्तमान में सूरत हाल है, अगर उनको देखें हम, तो इन हालातों में अगर पर्यटन हम ये सोचें कि इसको हम 4 धाम यात्रा को बहुत अच्छा कंडक्ट कर लेंगे, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि यहाँ की सड़कें तो फिर भी काफ़ी डेवलप्ड हैं, लेकिन जो पहाड़ों की जो सड़कें हैं और जहाँ लंबी कतारें लग जाती हैं वाहनों की, तो वहाँ पे किस तरीके से संचालन हो पाएगा? मुझे लगता है कि बातें कम होनी चाहिए, काम ज्यादा होना चाहिए। यहाँ उल्टा है, यहाँ काम जो है कम हो रहा है और होर्डिंग ज्यादा लगे हुए हैं। जितने पैसा होर्डिंग लगाने में खर्च किया गया है, अगर इसका होर्डिंग्स का आधा पैसा मुझे लगता है कि अगर वॉलंटियर्स के ऊपर खर्च किया जाता और उनको ग्राउंड पे उतारा जाता, तो शायद तस्वीर ही अलग हो जाती यहाँ की, और स्वच्छता की एक झलक भी दिखती बहुत अच्छे तरीके से। और जिस तरीके की स्वयंसेवी संस्थाएं भी बहुत आगे आई हैं, लेकिन वो भी थक हार के बैठ जाते हैं, क्योंकि सरकारी मशीनरी का जो तरीका है कार्य करने का, उनका जो बिल्कुल जो इनके साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए, उसमें इतनी पेचीदगियां हैं कि बहुत स्वेच्छा से बहुत आगे नहीं आ पाते। जिस तरीके की मैंने बार बार उदाहरण दे रहा हूं इंदौर का, कि इंदौर में एक मुहिम चलाई गई और इंदौर को उन्होंने एक बिल्कुल स्वच्छ शहर के रूप में केवल 1 मर्तबा नहीं 4 मर्तबा उन्होंने स्वच्छ शहर का उसको खिताब प्राप्त है। तो हमको देखना चाहिए, वहां जाके अध्ययन करना चाहिए कि वहां की क्या व्यवस्था है, नगर निगम ने कौन सी प्रणाली अपनाई है। और यहाँ सड़कों का ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हिसाब कोई बहुत संकुचित सड़कें हों, काफी चौड़ी सड़कें हैं, उसके बावजूद भी जाम बदस्तूर रहता है। उसका कारण ये है कि जो दायित्व अपने स्थानीय निकायों को, नगर निगम को निभाने चाहिए, वो केवल पोस्टर लगा के अपनी इतिश्री करने में लगे हुए हैं। और सिर्फ पोस्टर से शहर की सफाई थोड़ी हो जाएगी। झुग्गी झोंपड़ी इलाकों में उनको जागरूकता अभियान चलाए जाए, उनके साथ उनके बच्चों को बताया जाए कि आपको सड़कों पे गंदगी नहीं फैलानी। और उसके साथ में जब तक ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें प्रशासन को जो रात्रि का समय है उसको ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, उपयोग करें उसका, ताकि जो दिन के यातायात के ऊपर बोझ होता है उस बोझ को कम किया जा सके और कार्य गति से आगे बढ़े।
बिल्कुल, यानी स्मार्ट सिटी बनाने के लिए कहीं ना कहीं स्मार्ट वर्क करने की भी जरूरत है ताकि जल्द से जल्द इस काम को पूरा किया जा सके। और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो बदहाल और खस्ताहाल सड़कें हैं इनका हाल सुधर जाएगा और जल्द ही आम जनमानस को एक अच्छी सड़क परिवहन के लिए, यातायात के लिए मिल जाएगी। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में इतना ही, हमारी चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।